हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स रहेंगे। उन सभी के पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और वो भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। कब तक? हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सीई। आप अगर अब तक का इतिहास पढ़ रहे हो तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी का यूनिक पेपर कोड है। इसके अंदर हम आप सभी के लिए जो क्वेश्चन पेपर है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऐसी वीडियो भी लाई जाए जिसके अंदर हमारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए जाएं, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हो पहली बार एग्जाम दोगे तो आप लोगों के लिए कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि 3 घंटे का टाइम मिलता है आप सभी को और 75 नंबर का पेपर आएगा। अब आपके पहले असाइनमेंट नहीं होते थे, लेकिन अब आपके असाइनमेंट भी होते हैं और असाइनमेंट के मार्क्स आपके लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जो आंसर्स हैं वो या तो इंस्ट्रक्शंस में डायरेक्टली कहा गया है कि या तो इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर हिंदी लैंग्वेज में, किसी में भी एक लैंग्वेज में पूरा पेपर कर सकते हो। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको सबसे पहले टॉप पर यहाँ पर आप सभी को अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना होगा। जो भी आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर होगा यहाँ पर आपको वो फिल करना होगा, जिस भी हिसाब से आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। और इसके अंदर कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। किसी किसी पेपर में 4 क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे कि 4 क्वेश्चन करने हैं या 5 क्वेश्चन करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पेपर अटेंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के अगर हम मार्क्स की बात करें तो सभी समान है और यहाँ पर 5 क्वेश्चनों को आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपको लिटरेरी जो सोर्स होते हैं आपके, यानी जो हम हिंदी में कहें तो जो आपके साहित्यिक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत, इसके बारे में आप सभी को बताना है कि किस प्रकार से ये हमें इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारे सहायक होते हैं। देखो, साहित्यिक स्रोत में वो सभी की सभी बुक्स, लिटरेचर शामिल होती है जो प्राचीन काल में लिखी गई। जैसे इसके अंदर हम वेद की बात कर सकते हैं, इसमें हम रामायण की बात कर सकते हैं, इसमें हम महाभारत की बात कर सकते हैं, इसमें हम पुराण की बात कर सकते हैं। इसके अंदर विभिन्न राजाओं द्वारा लिखवाए गए जो लिख है के द्वारा लिखवाए, जैसे पृथ्वीराज चौहान का इतिहास बताता है, लेकिन वो इस काल के नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि विभिन्न राजाओं ने जो अपने समय में लेख लिखवाए वो भी हमें इतिहास जानने में हेल्प करते हैं। जैसे मेगास्थनीज का इंडिका आएगा, जो रात्रियों के वृतांत है वो भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के पेपर में बार बार ही आता है। इसके अलावा साउथ की बात करते हैं तो साउथ में आपका संगम साहित्य है। भारत के दक्षिण भारत का अगर आपको इतिहास जानना हो तो संगम साहित्य की बात करनी है इसके अंदर आपको। ये सभी हमें अपने समय का इतिहास बताते हैं। इन सब पे पर्टिकुलर मैं वीडियोस बनाऊंगा कैसे कैसे इतिहास, वैसे मैंने बना भी रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन सबको एक्सप्लेन करना होगा कि जो महाभारत है, महाभारत इसकी रचना कब हुई, महाभारत और साथ ही साथ जैसे पहले वेद की बात करते हैं, जैसे वेदियों की संख्या कितनी है तो 4 वेद हैं। पहले आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद, फिर आपका अर्थवेद, अर्थवेद अर्थवेद जिसे बोलते हो आप। तो इस तरीके से 4 वेद है। सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद में किन देवताओं के बारे में बताया गया है, सामवेद में, यजुर्वेद में कब इनका रचनाएं हुई है, ये सारी चीज। फिर इसके बाद में आप अगर रामायण के बारे में बात करते हो तो रामायण किस काल में लिखी गई, क्या क्या हमें इतिहास बताती है, इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी को यहाँ पर साहित्यिक स्रोतों में हम इन सब चीज़ों को इंडिकेट करेंगे, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में आप सभी को इनके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो चुका है। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी को ये बताना है कि जो पूरा पाषाण संस्कृति थी, पूरा पाषाण आपको पता है पाषाण काल है, पाषाण काल जिसे हम लिथास पीरियड बोलते हैं, पाषाण काल।
और ये जो पाषाण काल से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसमें पूरा पाषाण काल यानी ये एक वो आदिम अवस्था जब मनुष्य केवल शिकार करता था, अकेट करता था, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था। तो उसके उस समय क्या क्या विशेषता थी, जैसे आग का खोज उसने कब किया, गुफाओं वगैरह में कब रहना शुरू किया, या औजार में भी जो वो शिकार करने के लिए औजार बनाते थे, हथियार वगैरह जो थे उनके पास में, तो वो किस प्रकार के थे, इस प्रकार की विशेषता बतानी है। किस तरीके से एक स्थान पर इन्होंने बसकर रहना फिर धीरे धीरे आगे चलकर शुरू किया। तो इसमें पूरा पाषाण काल यानी सबसे स्टार्टिंग का जब मनुष्य का प्रादुर्भाव भी हुआ उस समय बताना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, हड़प्पा की नगर नियोजन बतानी है। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो जिसे हम 2 नामों से और जानते हैं, जिसे हम पहली बात तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरी नंबर की बात करें हम तो कांस्य युग की सभ्यता इस नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके कुछ नाम हो गए इसके। इसके बाद में इसकी नगर योजना की बात करते हैं। अब ये कहाँ तक फैला हुआ था, आप इसका ये विस्तार बताओगे। इसके बाद में आप ये भी बताओगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसका कार्यकाल टाइम पीरियड क्या रहा, कब से कब तक ये एग्जिस्ट करती थी। ऐसे कहा जाता है लगभग 2500 BCE से लेकर ये 1900 आपका BCE यानी ईसा पूर्व में इस समय ये एग्जिस्ट करती थी। उस समय इसकी नगर योजना बहुत खास थी। आप सभी को पता है इसके कुछ नगरों के बारे में हमें पता चलता है, जिसमें आपके मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, ये सारे के सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत क्या है शामिल होंगे। तो इन सारे क्षेत्रों के बारे में आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से ब्रीफली आपको डिफाइन करना होगा कि नगर योजना क्या थी। जैसे आपको पता है कि 2 प्रकार से बनाए गए थे, एक दुर्ग था, एक था आपका दुर्ग और दूसरा था आपका निचला शहर। जो निचला शहर था, इस निचले शहर के अंतर्गत आम पब्लिक रहती थी। दुर्ग में कहा जाता है शासक वर्ग या फिर व्यापारी या धनी लोग ही रहते थे। दुर्ग को प्राय किलों से घिरा गया था। दुर्ग के अंदर जो मकान है बहुमंजिला भी मिले, पक्की ईंटों के भी मिले। निचला शहर की बात करें तो ये भी कहीं कहीं दुर्ग से घेरे गए थे, लेकिन कहा जाता है जैसे जैसे समय बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, तो इसकी जो बस्तियां हैं उसको एक्सपेंड किया गया, तो वो दुर्ग जो है तोड़ दिए गए या उसके बाहर भी घर बनने शुरू हो गए। इसके अलावा निचला शहर को बनाने के लिए भी एक नींव बनाई गई थी, जल निकास प्रणाली, इसमें बहुत सारी विशेषताएं, ग्रिड पद्धति में बनना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। 4th क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि जो उत्तर वैदिक काल है, लेटर वैदिक पीरियड, इसके अंदर आप सभी को उसकी एक तो पॉलिटिकल और दूसरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी सामाजिक व्यवस्था बतानी है आपको। तो उत्तर वैदिक काल, देखो जब भी आपके सामने एक पुरा शब्द लगेगा और एक उत्तर शब्द लगेगा, पुरा शब्द का मतलब होगा आपके लिए पहले और उत्तर का मतलब होगा बाद में। तो यहाँ पर जब वैदिक काल खत्म हुआ तो वैदिक काल के बाद में आगे चलकर समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हुए, जैसे वर्ण व्यवस्था है, पहले वैदिक काल के टाइम पे बात करें तो पहले कार्यों के आधार पे थी, लेकिन आगे चलकर जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस आधार पे हो गई, हमारी जन्म के आधार पे हो गई। तो जैसे बाय बर्थ हमने देखने लगे कि जिस व्यक्ति का जिस जगह जन्म होगा, जिस परिवार में होगा, वो उस वर्ण का माना जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे मैं क्षत्रिय कुल से संबंध रखता हूँ, लेकिन मैंने अभी अध्यापन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया आप सभी के सामने, तो यहाँ पर मेरा वर्ण जो है वैदिक काल के अकॉर्डिंग क्या होना जाना चाहिए था, ब्राह्मण हो जाना चाहिए था, क्योंकि पढ़ाने का कार्य जो था किसका होता था, ब्राह्मण का होता था। तो उत्तर वैदिक काल में ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए, राजनीति में भी आए, सामाजिक में भी आए। उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कई सारे ऐसे राजा बने जो अक्षत्रिय थे, क्योंकि पहले क्षत्रिय राजाओं को ही बनने का अधिकार था। ब्राह्मण जो थे पूजा पाठ, शिक्षा या फिर दान देना, यज्ञ करना, ऐसे कुछ कार्य करते थे। समाज में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें जैन बौद्ध धर्म आगे चल के उत्कर्ष करते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एक अलग सेपरेट वीडियो के अंदर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है 6ठी शताब्दी में जो है जनपदीय राज्यों का उदय, यानी जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, इनके उदय के क्या कारण थे, इसमें आपको ये बताना है कि तो भाई, क्योंकि उस समय आप सभी को पता है कि मौर्यों के टाइम पे जो है केंद्रीकृत शासन व्यवस्था बनाई गई, जिसमें आपके एक तो जनपद थे और दूसरे महाजनपद थे। जनपद वो स्थान थे जहाँ पर आम लोग रहा करते थे, उसकी कोई राजधानी नहीं थी, लेकिन महाजनपदों की अपनी राजधानी होती थी, उसे किलों से घेरा जाता था और साथ ही साथ उस पर एक शासक भी राज करता था। अधिकतर महाजनपद जो थे वो विकसित थे। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी की स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है प्रारंभिक बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं को बताइए। तो जैन और बौद्ध धर्म की क्या क्या शिक्षाएं, कई सारी शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करें तो सबसे पहली शिक्षा जैन धर्म की है कि भाई हत्या न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना और साथ ही साथ में अधिक धन अर्जित न करना और ब्रह्मचर्य जीवन जीना। तो ये कुछ जैन धर्म की क्या है शिक्षाएं हैं। और इनकी प्रसिद्धि की, बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि की क्या कारण थी, जैन धर्म की प्रसिद्धि की क्या कारण थे,
इन दोनों के बारे में बताना है। तो आप सभी को पता है दोनों के दोनों धर्म एकदम से काफ़ी तेज़ी से इसलिए उभरे क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अगर हम देखें तो जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व चल रही थी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो उस समय जो समाज के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव मौजूद था, उस समाज के भेदभाव को दूर करने के लिए इन्होंने कुछ कदम उठाए थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति इन धर्मों के अंदर शामिल होता उसे वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करना पड़ता, सभी व्यक्ति समान होते, चाहे कोई भी व्यक्ति था। और साथ ही साथ में इसके अंतर्गत मनुष्य मात्र की समानता की बात कही गई थी, किसी से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपसे पूछा गया है मौर्य प्रशासन, यानी आपको इसमें मौर्यान्स की एडमिनिस्ट्रेशन बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करा रखा है, लगभग 3 लाख के करीब व्यूज इस वीडियो पे गई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं नई वीडियोस भी आप सभी के लिए जल्दी अपडेट करता रहूँगा, जिसमें मैं अलग अलग टॉपिक्स को आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करूँगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप अगली वीडियो को मिस ना कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप में इसमें पूछा गया है कि संगम काल दक्षिण भारत के एक तो समाज और अर्थव्यवस्था को कैसे हमें बताने की कोशिश करता है। तो संगम काल या संगम साहित्य जो है, उससे अगर हम संगम साहित्य को रीड करते हैं, संगम जो लिटरेरी है, तो वो किस प्रकार से हमें दक्षिण भारत का एक तो समाज बताता है। आप सभी को बताएं, अगर दक्षिण भारत का अगर आपको इतिहास बताना हो तो कुछ एक किताब है, जैसे नल हीरा दिव्य प्रबंधनम है। इसके अलावा संगम है, संगम तो क्योंकि प्राचीन काल में सबसे पहले संगम की रचना हुई, और संगम के अंदर जो श्लोक वगैरह थे उन सभी को और आसान बनाने के लिए हमने देखा कि भाई और ग्रंथों की रचना हुई, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत अगर हम बात करते हैं तो वो केवल क्या है, संगम ही एक स्रोत है। तो इसमें आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा गया है कि समाज निर्माणता निम्रता एवं बौद्ध धर्म के संरक्षण के रूप में कनिष्क की उपलब्धि बताइए। ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट है, इसे हम टिप्पणी करने वाला हिंदी में कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अगर आप लोगों का 75 नंबर का पेपर था, 5 क्वेश्चन करने थे, एक क्वेश्चन 15 नंबर का था। अगर आप 15 नंबर का क्वेश्चन अगर अटेंड कर रहे हो तो इसमें आपको अधिकतम, मैं बता दूं, आपको अधिकतम 12 मिलेंगे। लेकिन जो ये क्वेश्चन होता है ये लगभग 8.5 नंबर का 7.5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें अगर आपने देखो 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको लगभग 7 पेज लिखने होंगे, 6 पेज लिखने होंगे एक क्वेश्चन के अंदर। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको 2.5-3 पेज ही लिखने होंगे, कम लिखना होगा। 2.5 से 3 पेज लिखने होंगे, आपको कम लिखना होगा, और कम लिखने के साथ साथ आप इसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कम लिखने की वजह से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे। जैसे नवपाषाण काल जो था, इसकी क्रांति, यानी नवपाषाण काल में कई सारे खोज हुए जिसकी वजह से मनुष्य आज इस समय तक पहुंच पाया है। तो उन सभी खोजों के बारे में आप सभी को बताना है। हड़प्पा का पतन का कारण क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा जो है उस सभ्यता का अंत कैसे हो गया, इसके बारे में बताइए। पतन और अंत जो है एक ही बात है, आप लोगों को परेशान नहीं होना। अशोक के अभिलेख जो है, इसमें आपको जेम्स प्रिंसेप द्वारा एक तो जो हिसार का अभिलेख है, हिसार का, और दूसरा जो आपके मेरठ से मिला था, जिसे दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में आज भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर मंगवाया गया था। तो वहां पर ये जो अभिलेख हैं ये मिले थे, इसके अर्थ निकाले थे। अशोक के अभिलेखों की क्या विशेषता है, जिसे इसमें अशोक ने क्या कहते हैं, प्रियदर्शी शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना। तो आप ऐसे प्रियदर्शी शब्द का अर्थ बता दोगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी, जैसे सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक था, इसने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो शासक का नाम सातकर्णी था। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सातवाहन टाइम था, सातवाहन का जो टाइम था, उस समय माता या महिलाएं जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसमें महिलाओं को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता था, समाज में बहुत अच्छी उनकी स्थिति थी। तो इन सभी क्वेश्चंस के भी आप पर हम कह सकते हैं कि ये इस तरीके से आपका पेपर आता है। आपको पेपर का एक ओवरव्यू पक्का मिल गया होगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी आप लोगों ने, तो कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की आप लोगों के लिए जो वीडियोज़ है मैं लेकर आता रहूँगा, और क्वेश्चन पेपर और जो भी चीज़ें ये, क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता ये है आप लोगों के इस पेपर के लिए, यहाँ पर सबसे पहली विशेषता आपकी यहाँ पर ये रहेगी आप लोगों के लिए, ये जो पेपर होगा आपके जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, यहाँ पर टॉप पे इसमें आपका ये 2-3 चीज़ें देखकर आप पहचान सकते हो कि आपका क्वेश्चन पेपर है या नहीं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेपर है, एक तो इसको देखकर और इसको देखकर। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अलग अलग जो सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। और ये आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।